हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार वंस अगेन आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। सीए फाउंडेशन लॉ इस सब्जेक्ट के पिछले जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर हो, मेन पेपर हो, उसमें चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके। दोस्तों, अब तक हम कंपनीज एक्ट कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि 21 मार्क्स के क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वो, अगर आपने सीरीज देखा होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, होगा। नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए अमोल कासार एकेसीए प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है। और जिनके पास आईफोन है प्लीज हमें ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कैसे ऐप डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया है, 21 मार्क्स हमने देखे कि हर एक अटेम्प्ट में आ रहा था। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे जो होगा 14 मार्क्स। और ये दो अगर मैं ऐड कर दूं दोस्तों तो आपके करीब करीब 35 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अब देखिए और कितना सर, प्रीवियस, और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या कवर करने वाला हूं मैं इस सीरीज में? आज हम लेक्चर 1 पे दोस्तों, और लेक्चर 1 में चैप्टर नंबर 7 के हम लोग मॉक टेस्ट पेपर 1 जो जून अटेम्प्ट से रिलेटेड था वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ, सीए फाउंडेशन में लॉ का पेपर 100 मार्क्स का हो गया। वहां पे ये जून का पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, एज पर न्यू सिलेबस। और हम लोग देखेंगे कि उसमें 3 एमटीपीज मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाए थे और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं, वो भी हम एनालिसिस में देख लेंगे। फिर सितंबर के अटेम्प्ट के पहले 2 मॉक टेस्ट थे, तो आपके ऐसे टोटल इस पूरे सीरीज में 8 पेपर डिस्कस हो जाएंगे। दोस्तों, सीधा चलते हैं जून 2024 के एमटीपी 1 में, जहां पे आप लोग देखोगे कि 2 सवाल पूछे गए थे, एक क्वेश्चन नंबर 4 बी में और एक क्वेश्चन नंबर 6 ए में। दोनों ही क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देखिए जरा, समझते हैं। और बहुत सिंपल है दोस्तों ये चैप्टर। ये जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं तो दो चीजों का मैं ध्यान रख रहा हूं कि आप एक तो 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो, बोलने की जरूरत है नहीं सीए स्टूडेंट को, वैसे ऑलरेडी कुछ बच्चे देख रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपने पहले पढ़ा है तो भी आपको समझेगा, नहीं पढ़ा है गलती से तो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज डिटेल में बताऊं, ताकि आप लोगों का ये सीरीज देख के ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई और बहनों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे स्टेशन को। पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और पूछा गया था कि बताइए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। 7 मार्क्स का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग लिखना, बहुत अपने वर्ड में लिखना सर। ये तो इंस्टीट्यूट जब भी सजेस्टेड आंसर बनाती है तो मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट कर लेती है। हमारा लैंग्वेज इतना सही रहे ये नेसेसरी नहीं है। आप अपने ओन वर्ड में लिखो, कंसेप्ट सही रहे तो भी चलेगा। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर? देखो, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तो इतना इजी था सर, वन लाइनर है, सब वन लाइनर है। 7-8 पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। और मॉड्यूल के आपने जो शॉर्ट पॉइंट देखे रहेंगे तो एकदम सर, मतलब एकदम हलवा था ये क्वेश्चन। 7 मार्क्स बोनस थे इस एमटीपी में। और सर ये क्या मेन पेपर में आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है बेटा। अगर मॉक टेस्ट पेपर में जो पेपर सेटर वो कंसीडर कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो मेन पेपर के लिए उसे ध्यान में रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सर, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा दोस्तों, हम लोग लाइन टू लाइन जाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं थोड़ा क्विकली। जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मियर मतलब ओनली डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ठीक है सर, ये वाला चीज आप ध्यान से लिखिएगा कि सिर्फ फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये तो आपको आना ही चाहिए था बेटा। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब आप इतना डिटेल में मत लिखिएगा वहां पे। ये तो इंस्टीट्यूट ने, मैंने कहा ना, मॉड्यूल से उठा के सीधा सजेस्टेड आंसर बनाया है, तो आप इतना डिटेल में एक्सपेक्टेड नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर आशीष लेवल का, बिल्कुल नहीं बेटा। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ओनली डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। द प्रॉपर्टी इन सच इंस्ट्रूमेंट पासेस बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर द वैल्यू। द एक्ट डज नॉट डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो एक्ट है उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन हाउएवर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ओनली 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हमें पता है क्या सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक पेबल either टू ऑर्डर और बेरर। बस आप लोगों को मीनिंग में बेटा ये एकदम जनरल लाइन थी जो आप लिख सकते थे। पहले तो फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मेयर ओनली बाय डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और एंडोर्समेंट और डिलीवरी, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी सेक्शन 13 अगर देखें हम इस एक्ट का, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने 3 पार्ट में बताया हुआ है हमें। जैसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ये 3 लिख दो भाई, दैट्स ऑल। तो आपका व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आंसर यहां पे खत्म हुआ। अब दूसरा बेटा सवाल था कि बताइए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तो आप जब मॉड्यूल में पढ़ते हो तो सबसे सही ढंग से दिया हुआ है, और ये सीधे आईसीआई के आंसर है बेटा।
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइन, प्रॉपर साइन चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर पर्सन, होल्डर्स का जो टाइटल है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम डिफेक्ट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फैक्शन, तो कोई लिमिटेशन नहीं कि आप 10 बार ट्रांसफर करो, 20 बार करो, एनी नंबर ऑफ टाइम। तो सर ये 5 पॉइंट तो आप वन टाइम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो यार। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा था, चेक, बीओई, ऐसे स्पेसिफिक नहीं, उन्होंने जनरल पूछा है सवाल। आप जब मॉड्यूल देख रहे हो तो उन्होंने बीओई के भी कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, चेक के भी दिए हुए, प्रॉमिसरी नोट के भी दिए, लेकिन उन्होंने इन जनरल क्या पूछा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इज नेसेसरीली इन राइटिंग, पहला इट शुड बी साइन, दूसरा, तीसरा फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और तीसरे पॉइंट से कनेक्ट करो भाई पांचवा पॉइंट, जो ट्रांसफर होगा एनी नंबर ऑफ टाइम, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है करके, और वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। आगे बेटा, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये कीवर्ड आप ध्यान में रखना, कौन सा प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस, और ऑर्डर टू पे मनी, द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट मनी वैल्यू। तो ये था भाई, मनी वैल्यू होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया भी था, लेकिन अभी आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हो तो ध्यान रखिए, आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पे मस्ट बी सर्टन, तो ये वाला पॉइंट था सर्टनिटी, ये आपका कीवर्ड है सर्टन, कि आपको किसको पैसा, कितना पैसा देना है, सम पेएबल, कौन से टाइम पे देना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और पे जिसे देना है, आप लोग ध्यान में समझिए बेटा, ये सर्टन होनी चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर, और यस वो डिलीवर होना चाहिए। मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, आपने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया और अपने पास रखा, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉई के पास भेजते हैं, ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करता है, तो ही उसका एक वैलिडिटी बनता है, यस और नो, तो आपने डिलीवर करना चाहिए, तो ये कीवर्ड है मस्ट बी डिलीवर, शुड बी डिलीवर करके, ठीक है। चलो 8 पॉइंट क्विकली हम रिवाइज करेंगे, बताओ इसे, तो मेरे साथ लर्न भी हो जाइए, है ना। एमटीपी 1 जून का आप जो क्वेश्चन करो मेरे साथ डन हो जाए करके, और एक छोटे छोटे सेशन रखने वाला हूं, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कवर हो गए एमटीपी 1 के, दूसरे सेशन में दूसरा होगा सब्जेक्ट, तो आप कितने अच्छे से इसे रिस्पॉन्ड करते हो उतना ज्यादा हम भी चीजों को आगे डील करेंगे। चलो बेटा, पहला तो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा स्पेसिफिकली वो जनरल बात कर रहा है, तो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तुरंत ये लिख देना कि एनी नंबर ऑफ टाइम हम ट्रांसफर करते हैं, होल्डर का टाइटल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, सर अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, और प्रॉमिस रिलेटेड टू ओनली क्या रहेगा, मनी। तो आप अगर मॉड्यूल पढ़ा रहेगा तो आपने देखा रहेगा कोई होर्स देने का बोलता है तो बोले मनी का ही आएगा, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो वाला एग्जांपल नहीं आता, अगर मॉड्यूल पढ़ा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल याद रखो, जो सर्टेनिटी होना चाहिए, पे कितना अमाउंट देना है, कौन से टाइम पे देना है, किसे देना है करके, और यहाँ पे मस्ट बी डिलीवर, ये शुड बी, सिर्फ ड्रॉ करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, आपने बनाया तो डिलीवर कीजिए, दैट्स ऑल दोस्तों, हो गया आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एमटीपी 1 से। अब दोस्तों दूसरा जो सवाल था, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीजिए इसे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन 138 पे आया था। अब बच्चे जब ये चैप्टर पढ़ते हैं 7, तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, इस सेक्शन पे ध्यान नहीं देते, और देते तो भूल जाते बात है, जैसे अभी भी बहुत बच्चे भूल गए रहेंगे। एक काम कीजिए बेटा, सेशन को थोड़ा पॉज कीजिए, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, आंसर आ रहा है क्या, बस अपने आप को रिकॉल कीजिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो चलो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन है, प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, प्रियांश नाम के बंदे ने सुमित से कुछ गुड्स परचेज किए, उसने बदले में क्या इश्यू किया, चेक, किसको, सुमित को, फॉर सेल प्राइस ऑन 14 जून 2023, ठीक है सर, 14 जून को उन्होंने चेक भी दे दिया। Sumit present the check in his bank and his bank inform him on 19 जून, 14 दिन मतलब 5 दिन के बाद उसके बैंक ने इन्फॉर्म किया कि जो चेक आपने दिया था वो रिटर्न हो गया अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट ऑफ प्रियांश, कि प्रियांश के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, और ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि पूरा प्रोविजन ही इनसफिशिएंट फंड के अर्थ गिर्द घूमता है 138 का। क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था, बोलो क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड, एवरीबॉडी क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था। सुमित स्यूड मतलब भाई अभी केस कर दिया प्रियांश पे अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो ये तो आईसीआई ने तुमको कहा कह दिया था। इंस्टीट्यूट आपसे पूछना क्या चाहती है, इंस्टीट्यूट पूछ रही है, बताइए स्टेट विथ रीजन, रीजन के साथ बताइए वेदर दिस सूट्स इज मेंटेनेबल, क्या सुमित ने जो केस किया है प्रियांश पे ये मेंटेनेबल है, क्या कायदे में इसका अनुमति है कि सुमित गलत कर रहा है, चेक तो बाउंस हुआ है सर, रिटर्न तो हुआ, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कुछ क्या कर सकता है क्या। तो भाई और बहनों देखते हैं आंसर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे मदर इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया हुआ है। बाय वर्च्यू, ये लैंग्वेज आया तो ठीक है भाई, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यहाँ पे ऑलरेडी सेक्शन दिया था, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, बस लैंग्वेज को ध्यान रखिए।
अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वेयर चेक वॉज इशूड बाय पर्सन टू डिस्चार्ज लीगली इन्फोर्सेबल डेट। देखो भाई, समझो प्रोविजन क्या बता रही है कि जब चेक इशू किया है, क्यों इशू किया है? क्योंकि मुझे सामने वाले का पैसा चुकाना है भाई, लीगली वो डेट मैंने कर्जा लिया था, वो कर्जा मुझे रिपेड करना है, तो इसीलिए अगर मैंने चेक इशू किया है। वॉज डिसऑनर, और अगर वो डिसऑनर हो जाता है, रीजन क्या है बेटा? डिसऑनर बाय बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, such a person shall be deemed to have committed an offense and shall without prejudice to any other provision of this act be punished। देखो बेटा, ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं सेक्शन 138। उन्होंने कहा कि आपने डिस्चार्ज लीगल, आपका ना, आप डिस्चार्ज मतलब मुक्त होने से, आपके कर्जे से, लाइबिलिटी से मुक्त होने के लिए अगर आपने कोई चेक इशू किया है और बैंक उसे डिसऑनर करती है, कौन से ग्राउंड पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। तो इस केस में ये डीम टू बी, मतलब ये माना जाएगा कि आपने दूसरा प्रोविजन छोड़ो, ये इसका मतलब है बाकी कुछ भी रहे तो ये छोड़ो साइड में, आपको आपने गुनाह किया है एंड वो पनिश होगा विद द इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट पता है ना बेटा, आपको जेल हो सकती है जो विच में एक्सटेंड 2 इयर्स, मतलब वो 2 साल तक उसका टाइम जा सकता है बेटा, 2 इयर्स तक जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, या तो और विथ फाइन विच में एक्सटेंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ। देखो ये आपको बस लिखना था सही ढंग से, ये प्रोविजन आपको लिखना था कि आपको एक तो जेल हो सकती है जो 2 साल तक एक्सटेंड होगी, ऐसा नहीं कि 2 ही साल, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 इयर्स, नहीं बेटा, एक्सटेंड अप टू 2 ईयर, मतलब 2 साल तक। लैंग्वेज यहां पे ध्यान दीजिए कि 2 साल तक बढ़ेगी, नहीं तो और, ये लिखना बहुत जरूरी। यहां पे अगर आपने एंड लिखा तो गलत हो गया। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, और ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो इधर तो आपको ध्यान देना है। एक तो आपको 2 साल की से जेल हो सकती है, इंप्रिजनमेंट मतलब जेल, विच में एक्सटेंड, ऐसे लिखना, सिर्फ 2 इयर्स नहीं, 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, नहीं तो फाइन हो सकता है, विच में, यहां पे में है, क्या बोला? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, क्या बेटा? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, या तो दोनों हो सकता है। हावेवर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा, अभी पूरा प्रोविजन होगा क्योंकि 7 मार्क्स का सवाल था। अब बच्चे बोलते सर कैसा लिखे हम लोग, क्या इतना लिख देगा? कि हमको तो पूरा लर्न था, हम तो लर्न करके गए थे कि उसको जो भी जेल हो सकती है अप टू विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या तो बोथ, ये हम लिख के आए सर आगे बेटा। लेकिन ये तो लिखो यहाँ पे, इसलिए आप पढ़ो कि आपका पूरा का पूरा वो प्रोविजन, वो सेक्शन यहाँ पे मेरे साथ डन हो जाएगा, आपको मॉड्यूल वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। हाउएवर, चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन 3 मंथ और वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक विच एवर इज अर्लियर। देखो बेटा, लेकिन ये जो सुमित है, ये जो सुमित है वो प्रियांश पे कब केस कर सकता है? जब सुमित ने चेक किधर बैंक प्रेजेंट किया हो? बैंक में। कितने महीने के लिए वैलिड है बेटा चेक? 3 महीने के लिए वैलिड है, तो 3 महीने के अंदर या जो भी टाइम बोला है उसके अंदर आपने प्रेजेंट, तो सुमित ने गलत नहीं होना है, आपने अपने साइड से गलती नहीं करनी है, तो ही सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा, नहीं तो होगा नहीं। आप सही रहो तो 138 सामने वाले पे लगा दो। दूसरा, द होल्डर मेक डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिवन नोटिस इन राइटिंग, द ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग रिटर्न द चेक एज अनपेड। देखो बेटा, आपने बताया था 30 दिन का टाइम पीरियड दिया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और फिर भी आप नहीं दे रहे हो तो उस केस में 138 लगाओ। And the drawer of such a check failed to make payment of said amount of money within 15 days of receipt of, क्या बेटा? said notice। तो ये तीन बातें याद रखो। पहले तो आप विद इन टाइम चेक डिपॉजिट करो। दूसरा, जो होल्डर डिमांड कर रहा है फॉर पेमेंट की, वो राइटिंग में नोटिस देगा ड्रॉवर को, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days। कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग रिटर्न टू चेक अनपेड। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिख के बताता हूँ, ध्यान दो, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। अपने केस में कौन था? सुमित और प्रियांश। ये समझो, इस पे थोड़ा डाउट है तुमको तो मैं बता देता हूँ। सुमित ने चेक दिया, किसको चेक दिया बेटा? प्रियांश को। प्रियांश ने सुमित को चेक दिया, और सुमित ने वो चेक किधर डिपॉजिट किया? उसके बैंक में, उसके बैंक में। बैंक सुमित को बोलती भाई कि ये चेक तेरा रिटर्न हो गया है। अब जब बैंक ने सुमित को बोला कि तेरा चेक रिटर्न हो गया है क्योंकि इनसफिशिएंट फंड था, जो भी था, तो सुमित ने कितने दिनों के अंदर प्रियांश से पैसा, ये चीज बतानी चाहिए, देखो यहां पे बोला हुआ है क्लियरली, इस प्रोविजन को पढ़िए। द होल्डर मेक डिमांड द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग द ड्रॉवर ऑफ चेक विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न। तो 30 दिन के अंदर भाई इसने राइटिंग में इसको नोटिस देना चाहिए प्रियांश को कि भाई मेरे को पैसा दे दे। नोटिस मिलने के बाद प्रियांश को कितने दिन का टाइम मिलता है बेटा? 15 दिन का टाइम मिलता है जिसमें प्रियांश ने पैसा देना है। देखो, द
द ड्रॉवर ऑफ द चेक फेल टू मेक पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सेड नोटिस। देखो 30 दिन के अंदर नोटिस देना है सुमित ने, नोटिस प्रियांश के पास था तो उसके 15 दिन के अंदर प्रियांश को क्या करना है, पैसा वापस दे देना। अगर प्रियांश ने 15 दिन के अंदर पैसा दिया नहीं तो आप उसको सेक्शन 138 लगा दो। अगर आपने सेक्शन 138 लगाया तो इसमें क्या होगा, पहला एक तो आपको जेल हो जाएगा, इंप्रिजनमेंट, विच मे एक्सटेंड अप टू कितना बेटा, 2 years। नहीं तो और आपको फाइन लगेगा जो कितना अमाउंट रहेगा, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। नहीं तो आपको तीसरा पॉइंट लिखिए बोथ, इस तरीके से आप लिखिए। लेकिन ये कब होगा, पहले ऊपर का ये सारा कारनामा हो जाएगा। सुमित ने बैंक में चेक दिया, बैंक ने उसे रिटर्न किया, बोला कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के 30 दिन के अंदर आप प्रियांश को रिटर्न में नोटिस दीजिए। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर प्रियांश ने पैसा देना चाहिए, और नहीं दिया तो फिर आप 138 पे जाइए, और 138 में आपको इन तीनों में से कोई तो एक, या फिर दोनों में से कोई तो एक, नहीं तो दोनों आप पनिशमेंट दे सकते हो। अब ये पूरा प्रोविजन आपने लिखा बेटा, अब नीचे लिखोगे इन द इंस्टेंट केस, ये फैक्ट ऑफ द केस है, प्रियांश इशू चेक टू सुमित फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ परचेस फ्रॉम हिम, जो भी गुड्स परचेस किया था। सुमित प्रेजेंट द चेक इन द बैंक, इट वाज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, द फंड इन द अकाउंट ऑफ क्या बेटा, प्रियांश। प्रियांश के बैंक में कोई भी पैसा था नहीं। सुमित ने केस कर दिया प्रियांश को अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। For filing suit under section 138, Sumit should have made demand for payment by giving notice in writing for Priyansh up to 18 जुलाई। मालिक अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये 7 मार्क्स का सवाल ऐसे हलवा सवाल नहीं था। यहां पे बैंक ने कब इन्फॉर्म किया है, क्वेश्चन में आइए। बैंक ने इन्फॉर्म किया है 19 जून को। क्या भाई कि तुम देखो 14 को इसने चेक दिया, बैंक ने 19 जून को बोला कि भाई इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के हिसाब से तुम्हारा पैसा अब क्या हो रहा है, सॉरी तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, चेक रिटर्न हो रहा है। तो हमने देखा ना, इसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज सुमित ने क्या करना चाहिए, रिटर्न में नोटिस देना चाहिए। तो 30 दिन अगर काउंट करोगे तो कितने होते भाई, 18 जुलाई तक। जून में आ गया था, अब जुलाई 18 जुलाई से पहले उन्होंने, मतलब सुमित ने प्रियांश को पहले एक रिटर्न में नोटिस देना चाहिए था। In case Priyansh failed to making payment within 15 days of receipt of said notice, Sumit could sue under section 138। तो बोले कि अगर इसने फिर नहीं दिया होता तो फिर सुमित क्या करता, केस करता। इसका मतलब ये जो यहां पे बात दी गई है, क्या ये सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, तो इसका तो उन्होंने ना नो बोला है ना उन्होंने यस बोला है, इनडायरेक्टली उन्होंने तो नो बोल दिया है यहाँ पे। क्यों सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पे हम लोग आपको प्रोविजन बताएंगे, और प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये चार्ट याद रखो, बस ये चार्ट याद रखो, ये वाला प्रोविजन। पेनल्टी तो 138 का हमें पता है, लेकिन प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। और कहा कि सुमित ने 30 दिन के अंदर, मतलब 18 जुलाई तक उसे नोटिस देना चाहिए था रिटर्न में, फिर 15 दिन का वेट करे, और 15 दिन के अंदर अगर प्रियांश ने पैसा नहीं दिया तो फिर सुमित स्यू करता है डायरेक्टली। सिर्फ चेक आया और लगेज उसने 138 लगाया, ऐसे होगा नहीं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझा बेटा, मजा आया क्या, बोलो यस और नो, कमेंट करो बॉस। अगर आप यहां तक रुके हुए हो और ये क्वेश्चन को आपने एमटीपी का समझा है, देखो 20 मिनट के अंदर सेशन रखा है, छोटा सा सेशन था, लेकिन बेटा अगर आपको मजा आया तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कौन सी सिटी से बताइए, और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वहां पे बहुत सारी चीजें अब आपके लिए आने वाली है। ठीक है, डेली क्विज से लेके बहुत सारी बातें। तो यही पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला एमटीपी हमारा हुआ है, स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं, तो सब कवर हो जाएगा। आने वाले इतने साल में बच्चे अटेम्प्ट दे उनके लिए बहुत बड़ा असेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीजें हमने सेक्शन 138 को वापस रिवाइज किया, उसके प्रोविजन समझे, बातों को समझा, 30 दिन और 15 दिन का विषय समझा। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलो यहीं पे रुकते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।